अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही मैं अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखिए, अभी तक मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा था, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटिशर इंडिया आए क्यों थे। हम्म। इसलिए आए थे क्योंकि देखो, सबको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे एक जमाने में। और उस जमाने में पाकिस्तानी भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, और एक अखंड भारत था हमारा। और हम सब सोने की चिड़िया थे, मतलब इंडिया इज प्राउड, पाकिस्तान इज प्राउड, और बांग्लादेश इज प्राउड। सब सोने की चिड़िया थे, हम सबके पास अच्छा पैसा था, अच्छी तरीके से अपना रोजगार करते थे हम लोग, सब कुछ हमारे पास में था। पर कुछ कमियां थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम हमारे यहाँ पर दूसरों का राज हो गया। तो जब भारत आजाद हुआ तो अम्बेडकर साहब की जो अगुवाई में कमेटी बनी, उसने कानून बनाया। और जब कानून बनाया, तो जो हमने एक लंबा इतिहास गुलामी का सहा था, ऐसा दोबारा ना हो, और लोगों को प्रॉपर जस्टिस मिले, उसका बहुत ध्यान रखा गया। और ये आर्टिकल बहुत जरूरी है किसी भी लेवल लॉ के स्टूडेंट को जानना, क्योंकि इनको आप जानेंगे तो आप किसी भी कानून को सही से समझ पाएंगे, उसकी लीगलिटी को सही समझ पाएंगे, उसका सही से इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। तो एक बार मैं आर्टिकल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल 14 जो हमारा है, वो कहता है राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में बात करते हैं तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आ गया आपका, मेल और फीमेल इक्वालिटी आ गई। और इसी से हमारे इंडिया का एक कानून निकला, वो था इक्वल नॉमिनेशन 1976। उसी से हमारे यहाँ पे एक कानून निकला जो था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ द एक्ट 1959। फिर आता है आर्टिकल 15, जिसमें था प्रोविजन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट। इससे हमारा जो कानून निकला वो था बाउंड्री लेवल लॉ। पॉक्स एक्ट से निकला हमारा 2013 का। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट निकला 1917 का 70 का। उसके बाद आर्टिकल 16, जिसमें इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। आर्टिकल 19 है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात की गई है, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को कंटिन्यू किया गया आगे फर्दर। तो इस एक्ट को लेकर के एम्प्लॉयर हमेशा नाखुश रहे हैं, कैपिटल ने हमेशा इसका विरोध किया है। कैपिटल का कहना है कि ट्रेड यूनियन होंगी तो हम बिजनेस कैसे करेंगे, और जो एम्प्लॉय उनका कहना है कि हम कहाँ जाएंगे अगर ट्रेड यूनियन नहीं होंगी तो दोनों के बीच में हमेशा ये झगड़े चलते रहे, मतभेद चलते रहे दोनों के। और फिर आया आपका आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लिव है हमारा। और जो राइट टू लिव है, उसका एक बहुत ही बड़ा दायरा है, जिसमें आपका आता है राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, राइट अगेंस्ट टेलीफोन टैपिंग, ये बाद में जोड़ा गया है, राइट टू प्राइवेसी। ये इंपॉर्टेंट चीजें सारी यहाँ से हमें मिली। फिर आता है आपका आर्टिकल 23, जिसमें प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आया। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया के अंदर करीब 20 से 65 मिलियन, डेटा क्लियर नहीं है, इतने लोग ट्रैफिक हो चुके हैं ऑलरेडी। ट्रैफिक की बात करता हूँ, और ये कोविड के बाद में ये ग्राफ और बढ़ेगा ऊपर। आर्टिकल 24 आया, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो फॉर्मल सेक्टर में तो हमें पता है कि चाइल्ड लेबर कोई करवाता नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये खुलेआम होता है। आर्टिकल 41 आया, जिसमें राइट टू वर्क की बात की गई। और पहली बार मनरेगा हमारे यहाँ पर एक योजना है, जिसके तहत पहली बार लोगों को राइट टू वर्क मिला। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम लोग लोगों को काम करवा करके उनको पैसा देते हैं, और ये एक ऐसी स्कीम है जिसका फायदा लाइन में सबसे लास्ट में खड़े हुए व्यक्ति को होता है। मतलब गांव का ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी इकोनॉमिक एक्सेस नहीं है, वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। और अब तो हमारे यहाँ आधार हो चुके हैं, तो पेमेंट भी आधार से लिंक्ड है, कि पैसा सीधा लोगों के अकाउंट में जाता है। और इससे एक बेनिफिट और ये भी होता है कि गांव का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि मनरेगा योजना के तहत जो भी काम कराए जाते हैं, वो गांव के डेवलपमेंट के लिए कराए जाते हैं। तो गांव का भी विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। ये सबसे अच्छी स्कीम है। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है, बट फैक्ट यही है कि मनरेगा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है, उसके राइट टू वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा, अगर मैं आर्टिकल 41 की ही बात करता हूं, तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में कैबिनेट ने एक बिल पास किया, जिसमें प्राइवेट जॉब्स में 75% का रिजर्वेशन देने की बात की गई हरियाणा के रेसिडेंट को। तो ये जो आर्टिकल है, इसका वायलेशन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि
हमारा आर्टिकल कहता है हमसे कि हम किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के भारत के किसी भी हिस्से में। तो जो हरियाणा कैबिनेट के जो जो इन्होंने बिल पास किया है वो आगे चलने वाला है नहीं। ये मेरे इंडियन व्यूअर्स के लिए है, वो आगे चलेगा नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही एक कदम उठाया था आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी सरकार ने। उन्होंने भी आरक्षण देने की बात की थी, जो कि हमारी कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट हमारी बिल्कुल डेमोक्रेटिक है, उन्होंने उसका एनालिसिस किया इसका और सिरे से खारिज कर दिया था। जगन रेड्डी सरकार को साफ कर दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज नहीं चलेगी। और सिमिलरली ये जो लॉ है ये नहीं चलेगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। इसके बाद आर्टिकल 42 है, जिसमें जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात की गई है, जिसके तहत आपका फैक्ट्री एक्ट को हमने पुराने फैक्ट्री कंटिन्यू किया, फिर 94 में 48 में हमने एक नया फैक्ट्री एक्ट लेके आए। इसी के तहत हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 बनाया और 2017 में हमने इसका अमेंडमेंट भी किया। 2017 से पहले 12 वीक्स का छुट्टी मिलता था फीमेल को, और उसके बाद में 26 वीक का हमने लीव कर दिया मैटरनिटी पे फीमेल स्टाफ को, और इसमें डे केयर फैसिलिटी एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी कर दी हमने। हालांकि रिजल्ट कुछ उतना अच्छा नहीं रहा, लॉ तो हमने बना दिया, लेकिन एम्प्लॉयर जो होते हैं उन्होंने एक साइलेंट पॉलिसी बना ली कि इतना खर्चा करना पड़ेगा फीमेल को रखने से, 26 वीक की छुट्टी दो उनको, है ना, और फिर डे केयर की फैसिलिटी भी दो। तो एक साइलेंट पॉलिसी बन गई है, कोई इसको एडमिट करे ना करे एक अलग चीज है, बट एक फैक्ट है कि 2017 के बाद जब से ये अमेंडमेंट हुआ है कानून में, वुमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स घटा है। हालांकि इसका इंटेंट गवर्नमेंट का यही था कि इससे वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन वो चीज हो नहीं पाई, क्योंकि कैपिटल जो थी, कैपिटलिस्ट जो है थे, उन्होंने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया। ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। अब इसके बाद आर्टिकल 43 है, जिसमें हमने राइट ऑफ लिविंग वेजेस की बात की। लिविंग वेज में अभी हमारी कमेटी थी जो 2019 में गठित की थी मोदी जी ने, तो उसमें ये डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर लिविंग वेज 375 रुपए होना चाहिए, 375 इंडियन रुपीज होना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री ने इतना इंकरेजिंग नहीं लिया। तो फाइनली गवर्नमेंट डिसाइड किया कि 176 रुपए ऐसा है जो कि फ्लोर वेज, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। और इंडिया के अंदर स्टेट्स को आजादी है कि वो अपने हिसाब से अपने स्टेट के वेजेस बढ़ा सकती है, लेकिन वो इस फ्लोर वेजेस से नीचे नहीं जा सकती। और उसके बाद आर्टिकल 43A है, जिसमें वर्कर पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट की बात की। तो नावे जी की मुझे बात याद है, उन्होंने बताया था इस चीज के बारे में, उनके आर्टिकल्स में भी आपके यहाँ पर ये चीज है। हमारे यहाँ पे भी सेम चीज है, हम भी बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में सारी चीजों को करते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है उसमें सबसे पहला फंडा यही है कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाने से पहले आप ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर आपस में बातें करें, और नहीं होता है तब वो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाए, और फिर तीनों मिलकर के ट्रिपार्टाइट तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करें। और इन सब आर्टिकल्स के बेसिस पे इंडिया के अंदर आज की डेट में करीब 40+ सेंट्रल लॉ है और 100+ स्टेट लॉज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्सीलेंट जी, सो फार गोइंग वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। सर आपका टाइम मैं देख रहा हूँ काफी टाइम हो चुका है, हम लोग 1 घंटे 8 मिनट हो चुके हैं, और आप बोर तो फील नहीं कर रहे, बोरियत तो नहीं हो रही है? इंफॉर्मेटिव है और ऐसे लग रहा है कि बस इसके अंदर सुनते जाएं आपसे। आप कंटिन्यू करें प्लीज। टाइम कुछ नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा कमेंट दिया। मैं थोड़ा सा इंकरेज फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है ना तो बड़ा अच्छा फील होता है, हर किसी के साथ है, मतलब बड़ा अच्छा सा लग रहा है मुझे कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे इस तरीके से। तो ये जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने इतने क्रांतिकारी आर्टिकल्स डाले, तो जो इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं इवन ग्लोबली बड़ी आलोचना हुई इसकी, बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि 1947 में इंडिया के पास खाने तक को नहीं था। हम सोने की चिड़िया थे, ये बात सत्य है, और ये भी सच है कि 1947 में एक्चुअली हमारे पास खाने को नहीं था, जो कंडीशन थी भारत। और ऐसे दौरान में हमारे जो लॉ मेकर्स थे, उन्होंने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाला और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। तो इतना बड़ा बना दिया, इतना क्रांतिकारी बना दिया, तो जो इकोनॉमिस्ट थे और जो कैपिटलिस्ट थे, उनका एक कहना था ये देश चल नहीं पाएगा जिस तरह के कानून है, ये टू सोशलिस्ट हो गया है। और अगर आप देखें इंडिया की इकोनॉमी,
यहाँ पे मैं पाकिस्तान की तारीफ करने वाला हूँ थोड़ी सी। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं तो 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 1980 और 90 तक भी हम मान लें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी 3.5% थी, जो कि बहुत ही बुरा फिगर है। एग्री है इस बात पे आप लोग? इतना बुरा फिगर है। और पाकिस्तान हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा था, हमसे कहीं आगे प्रॉस्परस पाकिस्तान वाला फंडा चल रहा था। दे वर परफॉर्मिंग वेरी वेल। 80s तक बिल्कुल यू आर राइट, 80s तक बेहतरीन। से। हाँ, तो आप लोग इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे और साथ में बांग्लादेश भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। और इवन जो ऐसी कंट्री थी जो हमारे साथ आजाद हुई है या फिर उनकी इकोनॉमी हमारे जैसी ही थी, वो इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में हमारे कुछ महान आत्मा आए जो थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको हम इकोनॉमिक्स का चाणक्य बोलते हैं। और हमारे उस टाइम पे हम लोग किस्मत वाले थे कि मनमोहन सिंह जी जैसे हमको वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर मिले उस वक्त हमको। इन दोनों ने मिलकर के जो पॉलिसी बनाई, उसके बाद इंडिया का एक अलग ही चेहरा पूरे विश्व ने देखा। आज हम दुनिया की तीसरी पावर बनने के लिए खड़े हैं। तो ये उनकी पॉलिसीज का परिणाम था कि जो कि उन्होंने लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की बात की थी। उसके चलते इकोनॉमी ने बूम करना शुरू कर दिया हमारी और काफी अच्छे स्टेट पे हम लोग आ गए। तो मेरा ये सब बात बताने का मुद्दा ये था कि देखिए, प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, प्रॉब्लम पॉलिसीज में थी कुछ, जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे थे। और एक मजेदार बात बताता हूँ आपको कि जब हम लोग इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे, 3.5% की हमारी जो दर थी, तो इंडिया की ही कुछ महान इकोनॉमिस्ट थे, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इस ग्रोथ रेट के लिए जिम्मेदार जो ठहराया था, वो ठहराया था हिंदू पॉपुलेशन को जिम्मेदार। कहा कि जो हिंदुओं का जो माइंडसेट होता है, भाग्यवादी होते हैं हम लोग। भाग्यवादी को मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो फेथ पे बिलीव करते हैं, आशावादी होते हैं बहुत ज्यादा, है ना, और बहुत ज्यादा सोशलिज्म होता है उनके अंदर, परिवार से दूर नहीं रहना चाहते। तो ये सब जो हिंदू है, इसकी वजह से ये लोग प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है भारत। और एक टर्म दिया उन्होंने, वो टर्म था हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये जो 50 से 1950 से लेकर के 1980 के बीच में जो हमारी ग्रोथ रेट रही थी, इसको नाम दिया गया हिंदू ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को ही हिंदू नाम दे दिया। खैर वो तो एक अलग चीज है, अगर वो आज होते तो प्राउड करते इंडिया के ऊपर। क्योंकि आज हम कहाँ हैं, एक सबके लिए बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि एक अनुकरणीय है, फॉलो करने लायक है इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचा है।